अरे आलोक, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, एक तो अरे चुप रखिए। एक तो आपके पैर में इतनी चोट लगी है, ऊपर से इतनी भारी बोरी लेके चल रहे हैं आप। कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे कोई बात नहीं? मुझे माफ करना नीता, मेरी वजह से तुम्हें सब काम अकेले करना पड़ता है। एक बात बताइए, मैं आपके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? हाँ, अरे रोहन, रोहन बताओ क्या खुशखबरी लेके आए हो? तुम्हें तो पता है ना, हम कब से एक अच्छी खबर सुनने के लिए ना तरस गए हैं। IIT कानपुर, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भैया, मेरी मेहनत सफल हो गई। देखा, मेरा भाई हीरा है, हीरा। IIT कानपुर में इसका एडमिशन हो गया है। मुझे तो पहले ही पता था रोहन, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन भाभी, भैया फीस बहुत ज्यादा है, कहां से लाएंगे इतने पैसे? भैया आपके पैर को इलाज की सख्त जरूरत है। मेरी और पैसों की चिंता छोड़। अरे तू खानदान का पहला लड़का है जिसका IIT में एडमिशन हुआ है। गर्व है मुझे तेरे पर। भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अम्मा पापा के बाद आप ही मेरे माता पिता समान है, पर मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बन सकता। ओए! खबरदार, अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो तुझे अम्मा पापा की कसम। नहीं भैया, मैं आपको और भाभी को और तकलीफ नहीं दे सकता। तकलीफ? कैसी तकलीफ? तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, ये तो गर्व की बात है ना। और रोहन, तुझे तो पता ही है ना कि तेरा पढ़ना कितना जरूरी है हमारे लिए। हाँ, तुम सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करो बस। और वैसे भी तुमने हमें अम्मा बाबा का दर्जा दिया है, तो बस सारी टेंशन तुम छोड़ दो, हम सब मैनेज कर लेंगे। मैं आप सबका एहसान कैसे चुका पाऊंगा भैया? अरे एहसान कैसा, ये तो बड़े भाई का फर्ज है। तो बस अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, समझा? और ये एडमिशन लेटर फाड़ने की गलती कभी मत करना। जी भैया। आराम से, हाँ आराम। लेकिन पैसों की समस्या तो है, कहां से करेंगे इतने पैसे का इंतजाम? आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना। अब आप मेरा ये मंगलसूत्र ले लीजिए। क्या कर रही हो ये बिल्कुल मत करना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं मानती हूँ आलो, मेरा मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है, लेकिन अगर ये मेरे सुहाग के ही काम ना है तो फिर क्या फायदा इसका? अगर मैं ये ऐसा होने दूंगा तो मैं कैसा मर्द कहलाऊंगा? मैं इनकी मदद करके रहूंगी, फिर चाहे क्यों ना मुझे इसके लिए अपना खून बहाना पड़े। ओ बच्चा मेरा, आप ना पापा के साथ थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा और ब्लड ले लीजिए। अनीता जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपने और ब्लड दिया तो आपकी जान जा सकती है। मेरे देवर का ना कानपुर IIT में एडमिशन हुआ है, उसके लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। देखिए, सिर्फ आपके ब्लड देने से एडमिशन नहीं होगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी की पर्सनल नीड के लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता। आप जिंदा रहेगी तो पैसे कमा पाएगी ना। ये लो रोहन, तुम्हारी एडमिशन की फीस। और अनीता, ये खर्चे के लिए रखो और इसके एडमिशन फीस के लिए। रोहन,
ये पैसे भी तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं घर का खर्च तो चला ही लूंगी ना सिलाई करके, टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब मैं शहर जा रहा हूँ और वापस तभी लौटूंगा जब खूब पैसे होंगे मेरे पास। और तब तक तुम अपना ख्याल रखना, ओके बेटा? भैया आपने सबके बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। आप कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कैसे रहोगे? आपको कुछ हो गया भैया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? चलो उठो उठो। चुप चुप बोलो रोहन, तुम दोनों तो इस घर की जान हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बल्कि तुम दोनों जब वापस आओगे ना तो खूब बड़े आदमी बन के आओगे, खूब सफल होके आओगे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा भैया। मैं खूब पढ़ाई करूंगा, आपकी और भाभी का नाम रोशन करूंगा। आप दोनों ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, मैं उसका हमेशा कर्जदार रहूंगा। बस आप दोनों अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे नहीं पता मैं कभी ये चुका पाऊंगा। जा रोहन जा, अपना नाम बना। अब तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तू अभी तो जा रहा है रोहन, मैं जानती हूँ। जब तू वापस आएगा ना बहुत बड़ा आदमी बन के आएगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा भाभी, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं आप सब अपना ख्याल रखना। और तू मेरी छोटी खूब मन लगा के पढ़ाई करना। डॉक्टर बनना है ना? चाचू अब जल्दी आ जाना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। मैं जल्दी आऊंगा, और तब तक तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है। प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस। अच्छा, अब हम चलते हैं, ट्रेन का समय हो रहा, ख्याल रखना। और तू भी। चलो बेटा। मम्मा मेरे को ट्यूशन जाना है, फीस दे दो, मास्टर जी 3 दिन से मांग रहे हैं। मैं देखती हूँ बेटा। हे भगवान, क्या हुआ माँ? तुम्हारे चाचा के ना पेपर्स घर पे ही छूट गए। इसके बिना एडमिशन नहीं मिल सकता है। मैं जाके देख के आती हूँ। उसकी ट्रेन तो 8 बजे छूटने वाली थी, अभी तो 8:30 हो रहा है। मैं कैसे पहुंचूंगी? कैसे गंदे रास्ते हैं रोहन, और ये है तुम्हारा गांव? और क्या ये वही घर है जहाँ तुम बड़े हुए हो? हाँ, ये वही जगह है, और ये वो जगह भी है जब पटालिया फाइनेंशियल ग्रुप एक सुंदर सा रिजॉर्ट बनाएगा। अगर मैंने ये डील क्रैक कर दी तो चेयरमैन सर बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे प्रमोशन दे देंगे। पर क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी भाभी इस चीज के लिए मान जाएंगी? मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानती। चलो। अम्मा, इतना सब खाना किसके लिए? बेटा पता है, पूरे 10 साल के बाद तुम्हारे चाचू आ रहे हैं। अच्छा अम्मा, मेरी कॉलेज की फीस का क्या? अब पैसे का इंतजाम हो जाएगा बेटा। बेटा मैं कल जाऊंगी डॉक्टर के पास ना, मैं खून देख के आती हूँ। नहीं अम्मा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। एक तो 10 साल से पापा भी वापस नहीं आए। कुछ नहीं होगा मुझे, और तुम्हारे पापा हमारी खुशी के लिए तो बाहर हैं, वो जरूर आएंगे।
रोहन उपाध्याय का प्रमोशन हो गया जी सर। और विनोद गुप्ता का भी प्रमोशन हो गया, राइट? हाँ सर, रोहन के ससुर जी विनोद जी का भी प्रमोशन कर दिया है। इनका आगे बढ़ना एक तरफ से इनका एहसान चुकाना है। इन्होंने मेरे भाई का तब मदद किया जब मैं सक्षम नहीं था। एक गरीब लड़की की जिंदगी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। विनोद जी मेरे बाबा की बहुत खास दोस्त थे और अब तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल चुकी है। इनकी बेटी हमारी घर की बहू है। मेरा मकसद मेरे परिवार वालों और गांव वालों को आगे बढ़ाना है। ड्राइवर जी थोड़ा बस जल्दी चलाइए ना, मुझे एक मीटिंग खत्म करके बस अपने गांव पहुंचना है। 10 साल हो गए मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चे को देखा तक नहीं। अरे रोहन मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। देखो मैंने सारा कुछ ना तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। लिट्टी चोखा, पूरी भाजी और हलवा। तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये क्या है भाभी? पूरी भाजी, लिट्टी चोखा। आपको पता था ना मैं आ रहा हूँ, तो आपने मीट या कुछ मांसाहारी, मशरूम, पनीर वगैरह क्यों नहीं बनाया? रोहन तुम्हें तो ये सब कुछ बहुत पसंद था ना। अब बचपन में तुम्हें तो मुझसे आके कहते थे भाभी मेरे लिए लिट्टी चोखा बना दो, है ना? पसंद था, अब नहीं है। ये गवार वाला खाना है और अब मैं गवार नहीं रहा, समझी ना? रोहन तुम्हें तो पता था ना कि बेटा घर में पैसों की तंगी है और ये इतना महंगा महंगा खाना मैं कैसे बनाऊंगी। जी जी क्या बोल रहे हैं आप? और किस तरह से आप माँ से बात कर रहे हैं? आपके पढ़ाई के लिए माँ ने अपना खून तक बेचा, इसकी तो कदर कर लो। वाह अदिति, काफी बड़ी हो गई है तू। ये जुबान भी काफी चलने लग गई है। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं यहाँ तुम्हारा देहाती खाना खाने नहीं आया हूँ, समझी ना? मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। कैसा काम रोहन? हमें घर तोड़ना पड़ेगा भाभी। पटालिया फाइनेंशियल ग्रुप यहाँ पर एक रिजॉर्ट बनाने वाला है। क्या कह रहे हैं चाचा आप? आपके दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आया? अगर बाबा को पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा। इतने सालों बाद इसलिए आए हो कि हमारा पुश्ते नहीं घर तोड़ दो? तुम लोग अभी तक इस ख्वाब लेके बैठे हो कि भैया वापस लौटेंगे। अगर वो जिंदा होते ना तो यार जरूर आते, अपनी बीवी और बेटी को छोड़ के नहीं जाते। चुप करो रोहन, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? मुझे पूरा यकीन है कि आलोक एक ना एक दिन वापस जरूर आएंगे। अगर जिंदा भी है ना तो क्या कर लेगा? किसी सिग्नल पे खड़े भीख मांग रहा होगा। अच्छा चलो, तुम लोग ने मुझ पर जो एहसान किया है ना उसकी कीमत ले लो, 5 करोड़ रुपए। अरे इतने पैसे तुम तीनों अपना खून निकाल के भी बेचोगे ना, तभी तुमको इतने पैसे नहीं मिलेंगे। इतनी गंदी और घटिया बात कर रहे हो तुम। अरे 5 करोड़ क्या, तुम मुझे 25 करोड़ भी दोगे ना तो भी घर में नहीं टूटने दूंगी। जब तुम्हारे भैया आएंगे ना तो वो इस घर का फैसला करेंगे, समझे? तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरी माँ पर हाथ कैसे उठाया? हिम्मत ऐसे हुई कि अब हम तुम लोगों की तरह गरीब भिखारी नहीं है। अब हमारा स्टैंडर्ड बदल गया है। रोहन अब पटालिया ग्रुप का मैनेजर है, समझ में आया? हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अब अगर तुमने साइन नहीं किया ना तो मैं खुद कर लूंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। नहीं नहीं रोहन, रोहन ऐसा मत करो। रोहन अपने भैया के आने का वेट करो प्लीज रोहन। अब मैं उस लूजर का इंतजार नहीं कर सकता। वो जिंदा भी है कि मर गया या कहीं डूब गया है, उसके जैसा आदमी वापस आके भी क्या कर लेगा। अब ये जमीन पटालिया ग्रुप की है और तुझे इस पे साइन करना ही पड़ेगा।
मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। वैसे भी यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। कहाँ जाना चाह रहे हो सर जी आप? चेयरमैन सब बस आने ही वाले हैं। आपके पापा नाराज हो जाएंगे अगर उनको मालूम पड़ गया आप निकल गए तो। अरे छोड़ना, चल मेरे साथ। आज मुझे अपनी नई माल से मिलना है और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। ये कौन सी मीटिंग है सर? मीटिंग नहीं बेटे, सेटिंग है। रोहन ने अपनी भाभी से मेरी सेटिंग करा दी। भाई उनकी अदाओं में अलग ही मजा है। उनकी उम्र और उनका तजुर्बा दोनों अलग हैं यार। आज रात तो मजा आ जाएगी। लेकिन सर अगर आपके पापा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं कोई बहाना बना दूंगा। उनको पता नहीं चलेगा कि हम लोग पीफरी गांव जा रहे हैं। चेयरमैन सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप जैसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हमारे बीच खड़ी है। सर, आपकी कहानी सुन के हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप मेरे रोल मॉडल हो। सर, हमने आपके लिए एक छोटा सा लंच पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। प्लीज कम एंड जॉइन अस। मुझे अपने गांव पिपरी लौटना पड़ेगा। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है जाया करने के लिए। आप पिपरी गांव से? जी बिल्कुल, पिपरी मेरे खून और हड्डियों में। आज मैंने जो भी बनाया है किया है सब अपने गांव और गांव वासियों के लिए किया है। बस आज इजाजत दीजिए, मुझे निकलना होगा, फिर कभी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई सी यू अराउंड। अवनी, हम भी पिपरी गांव चलेंगे। सर का दोबारा स्वागत करेंगे। जी सर। उनकी खुशी में हम भी शामिल होंगे। भाभी अगर आप चाहती हो ना ये सब ना हो तो मेरी एक बात कान खोल के सुनो। एक मौका है तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने का। अकेले जिंदगी काट रही हो, इससे अच्छा तो किसके काम आ जाओ। क्या कहना चाहते हो चाचा आप? साफ साफ कहो। योगेश मेरे बॉस का बेटा, उसको तुम पसंद हो। वो चाहता है कि तुम उसके साथ एक रात बिताओ। अरे तुम्हारी जैसी मैच्योर औरतों के लिए उसका अलग ही प्यार है। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, ये घटिया बातें अपनी बंद करो। हम गरीब जरूर है लेकिन नीच नहीं है कि अपने घर की माँ बहन को बेचकर अपना पेट पाले। आखिर इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारी माँ 10 साल से अकेली रह रही और मैं तो कहती हूँ भाभी अपने आप को एक मौका देके तो देखो। नमस्ते अनीता जी, मैं आपका आशिक योगेश पांडे। अरे क्या हो गया, ऐसा शर्माइए मत। रोहन ने आपकी बहुत तारीफ की है। आप बहुत खूबसूरत हैं। दूर रहो मेरी माँ से, घटिया आदमी। ये आपकी बेटी है? क्या खूबसूरत बेटी है। रोहन, मुझे माँ और बेटी दोनों चाहिए। पुरानी और नई शराब का मजा एक साथ लूंगा यार मैं। ये लो 1 लाख, 1 रात के लिए। और ये तो बस शुरुआत है। बेशरम इंसान। हिम्मत तो देखो। 1 लाख तेरी अम्मा के लिए और 2 लाख तेरे लिए। और अगर दोनों कॉम्बो में आ जाओ तो दाम डबल। योगेश जी सही कह रहे हैं भाभी, उसकी बात मान लो। अरे पैसा भी मिलेगा और आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। आलोक भैया अब कभी नहीं आने वाले। और भाभी अगर आपको योगेश के साथ 1 रात बिताने के लिए 1 लाख मिल रहे तो सोचिए कई रातें बिताने के लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे। आप तो लखपति बन जाएंगी। तो तुम क्यों नहीं चली जाती इनके साथ? बच्चलन औरत। अदिति, अदिति, अदिति। अदिति छोड़ दे बेटा। छोड़ो।
यकीन डालो, आप जरूर आएंगे। माफ करना मुझे अनिता, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया और तुम्हें इन दरिंदों का अकेला सामना करना पड़ा। पापा, अच्छा हो गया कि आप आ गए, वरना अजय मेरी अदिति, कितनी बड़ी हो गई है तू, एकदम माँ के ऊपर गई है, खूबसूरत और हिम्मत वाली। तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? तू जानता है मैं कौन हूं? तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पापा, चाचा हैवान है। ये हमारा घर तोड़ के यहाँ पे रिसोर्ट बनाना चाहते हैं और मुझे और अम्मा को योगेश के साथ सोने के लिए कह रहे। रोहन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये वही अदिति है जो तुम्हारे बिना कभी खाना नहीं खाती थी। अरे भाभी ने वो सब अपनी मर्जी से किया था और आप तो सिर्फ एक बड़े भाई का फर्ज निभा रहे थे। अरे कोई ऐसा वैसा नहीं किया आपने मुझ पे। मुझे लगा था कि तू आईआईटी जाकर एक बेहतरीन इंसान बन के आएगा, पर ना कि एक जोक बन के आएगा जो सबका खून चूस रहा है। रोहन, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। मैं यहाँ इन गरीबों का तमाशा देखने नहीं आया हूँ। अगर इतनी हिम्मत है तो हाँ लड़ो, वरना इस पेपरों पे साइन करो, वरना जैसे 10 साल पहले लंगड़े होके गए थे ना, वही हाल कर दूंगा तेरा। 20 साल लग जाएंगे तेरे को ठीक होते होते, समझा ना? 20 साल तो बहुत दूर की बात है, तुझे तो मैं 20 मिनट में ठीक करता हूँ। हद है रोहन, तो एक मामूली से आदमी और उसकी पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है। तुझे तो मैं मंदिर ले जाकर अम्मा बाबा की तस्वीर के सामने सबक सिखाऊंगा। चल। अरे तुम लोग किस बात का पैसा लेते हो? मारो इसे। सर हम लोग उसको नहीं मार सकते, वो पहलवान है। अरे तो जाओ और लोगों को लेके आओ, मुझे उसकी बेटी और उसकी बीवी चाहिए अभी इसी वक्त। जाओ। देख रहे अमर भाऊ जी, इसे एक अच्छे कॉलेज भेज कर ये सोचा था कि घर का उद्धार करेगा, लेकिन आया है एक गली का नाली का कीड़ा पड़ के। लक्ष्मी तभी आती है जब सरस्वती साथ हो, पर आज जो तूने अनीता के साथ किया है उसके लिए तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। बता कितनी कीमत चाहिए? 1 करोड़, 5 करोड़ या 50 करोड़? पैसों की कीमत नहीं है। तुम्हारी नाक चाहिए, वही नाक जो मेरी वजह से ऊंची हुई है, और वही नाक तुम अनीता के पैरों में आज रगड़ोगे। माफी मांग। अबे दिमाग ठिकाने है ना तेरा? लगता सटिया गया 10 सालों में। मैंने कहा माफी मांग। मांगेगा या नहीं? मांग माफी। नहीं मांगेगा? तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? तुम्हें पता भी है कौन है? पता नहीं कहाँ के फटीचर गरीब भिखारी उठ के आ गए हो। ये हमारी घर की मैटर है, आप इसके बीच में ना बोलें तो अच्छा होगा, वरना आपकी भी पिटाई हो सकती है। क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाथ तो लगा कर देखो, मैं पुलिस बुलाऊंगी अभी के अभी। पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरा नाम योगेश पांडे है, योगेश पांडे।
पटालिया फाइनेंशियल ग्रुप के सीईओ का बेटा हूँ। मैं तेरा पूरा केस खराब कर दूंगा। पटालिया फाइनेंस ग्रुप के चेयरमैन भी ना इस गांव के हैं और वो तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। वो मेरी तरफ है और मेरा हिसाब देंगे तुझे। अच्छा, तो तुम सब चेयरमैन जी को जानते हो? कैसे हैं वो? मेरे पापा भी पटालिया ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। ये सब मिलके ना तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अच्छा है, सबका असली रंग मेरे सामने आ रहा है। तो अशोक अपने बेटे को बिजनेस के नाम पे लोगों की जमीन हड़पना सिखा रहा है और औरतों के साथ बदसलूकी करना सिखा रहा है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को नाम से बुलाने की? तुम्हारी औकात क्या है? वो तुम्हारी औकात से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। इज्जत मैं सिखाता हूं तुम सबको। मिस्टर अशोक पांडे को अभी की अभी बोलो कि मेरे घर आएंगे और अगर वो आज मेरे घर नहीं आते तो बोलो अपने जॉब को गुड बाय कहें। तुमने आलोक सर और उनकी फैमिली के लिए गिफ्ट्स का इंतजाम कर दिया है ना? जी सर, तैयारी पूरी हो चुकी है। देखो, मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहता हूँ। नहीं सर, कोई कमी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो अशोक सर, आप कहाँ हैं अभी? चेयरमैन सर ने आपको अभी कभी अपने घर बुलाया है। जितना जल्दी हो सके उनके गांव पिपराही पहुंचिए। वो आपको काम से निकालने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया है? मैंने कुछ गलत किया है क्या? और चेयरमैन साहब मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जितना जल्दी हो सके आप पहुंचिए। ये बुड्ढा पागल हो गया है। तुम किस चेयरमैन की बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसा जाहिल गवार मेरे पापा को जानता है, इतने बड़े कंपनी के सीईओ को जानता है। कौन तू? हाँ, ये सूट बूट पहन के कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन जाता। ये सब तो आजकल भाड़े पे भी मिलता है। और अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे एक फोन कॉल करने से मेरे पापा यहाँ पे आ जाएंगे? ये जो फिल्मी बातें हैं ना बेटा, ये यहाँ पे नहीं चलेंगी, समझे? वैसे मेरे पापा का नंबर तुम्हारे पास कैसे है? पता चलेगा। दिया एक गुड न्यूज है। चेयरमैन साहब ने पर्सनली मेरा प्रमोशन रेफर किया है। हमने तो पार्टी भी अरेंज कर ली है। तुम लोग जल्दी से यहाँ आ जाओ। रोहन, दिया, तुम दोनों पार्टी में जाओ, पार्टी एंजॉय करो। तब तक मैं इसको निपटा के आता हूँ। रोहन, तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालो। अभी काफी हिसाब बाकी है। क्या हो गया? बहुत होशियारी दिखा रहे थे ना। बड़ा आया बड़े लोगों का नाम लेने वाले। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। गार्ड्स, इसको इसकी औकात दिखाओ और ऐसा मजा चखाओ कि ये पूरी जिंदगी याद रखे। अब मैं चलता हूँ और इस माँ बेटी को भी अच्छे से मजा चखाना। अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो सही नहीं होगा रोहन। आलोक, ये तो इतने सारे गार्ड हैं। आप अकेले कैसे लड़ोगे इनसे? मत चलो थाने, अभी हम पुलिस को बुला कर लाते हैं। इसने एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला है, इसे पुलिस ही देखेगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मेरे लिए पुलिस वुलिस कुछ भी नहीं है। पिपराही गांव में सब कुछ मैं ही हूँ, पुलिस भी मैं, जज भी मैं। तो यहाँ पे जो मन मैं वो करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं पाए, समझी? वैसे तुम दोनों खुशकिस्मत हो जो मेरी नजर तुम दोनों पे है। नहीं तो पिपराही गांव की मैं किसी भी लड़की पे हाथ रखूं तो मेरे लिए नाचने को तैयार। लेकिन तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मैं इससे निपट लूं जो मसीहा बनकर तुमको बचाने आ गया। मार दो इसे।
नहीं नहीं अनु, रुक जाओ। पापा, आप यहाँ पे कहीं आप सच में इसके फोन कॉल से तो नहीं आ गए? अच्छा, मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे सपोर्ट करने आए ना? पापा, आपने आज तक मुझे जोर से डांटा भी नहीं है, पर आज क्यों? ये थप्पड़ मुझे समय रहते मार देना चाहिए था, ताकि फ्यूचर में तू ऐसी हरकत ना करता। पापा, मैं तो बस यार एंजॉय करने आया था इन दो रखेलों के साथ। ये मैं शहर में भी करता हूँ। मैंने इनको पूरे पैसे दिए हैं रात भर के, और आप बोलेंगे तो और पैसे दे दूंगा। ये सूट बूट वाला मनहूस पता नहीं कहां से चला है और मेरा सारा काम बिगाड़ दिया इसने। मुझे अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी नीच और घटिया बातें मेरा बेटा कर सकता है। तू किसी का बेटा कहने के भी लायक नहीं है, और तू जिसको जाहिल कह रहा है ना, पता है कौन है? पटालिया ग्रुप के चेयरमैन है। और तू इनके साथ इतनी घटिया नीच हरकतें कर रहा है। इनको ले जाओ यहां से। और तू आज से मेरा बेटा नहीं है। चल दफा हो जा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी परवरिश में ही शायद कोई कमी रह गई, जो मेरा बेटा नालायक निकला। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं शर्मिंदा हूं। मेरे बाबूजी सबके मालिक हैं। हाँ गुड़िया रानी, मैं ही हूँ चेयरमैन पटालिया फाइनेंस ग्रुप का। ये इतने बड़े आदमी बन के आए। बहुत दुख झेल लिए तुम दोनों ने, अब एक भी आंसू नहीं गिरने दूंगा तुम दोनों के। चलो, विनोद जी ने हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, बाकी लोगों को भी आईना दिखाना है। चलो। अपने चेयरमैन सर बहुत भड़क गए, मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा। हाँ सर, चेयरमैन सर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। पापा, आपको पता है रोहन और मैं एक रिजॉर्ट खोल रहे हैं, और वो भी हमारे गांव में बन रही है। वेरी नाइस। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भी आ गए भीख मांगने? हाँ, और इस माँ बेटी को तो देखो, इनकी चहल पहली अलग है। मुझे लगता है ना उसने अच्छे मजे लिए होंगे इस माँ बेटी के, और उन्हीं पैसों से इन्होंने ये कपड़े और गहने खरीदे होंगे। मैंने नहीं बुलाया इनको यार, पता नहीं ये लोग कैसे आ गए। आलोक, तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा कि तुम मर चुके होगे ईंटें उठाते उठाते। लेकिन तुम यहाँ मेरी पार्टी में क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ आकर मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे? अगर तुम लोगों को पता चल गया ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, समझे?
हाँ खिसक गई, ये ले, चल निकल यहाँ से, बदतमीज कहीं की। और जमीन मेरी नहीं, तुम लोगों की खिसकनी चाहिए जो चले आए पार्टी में। अरे इन लोगों को इज्जत से क्या लेना देना? इज्जत जिनकी होती है ना, उन्हीं की उतरती है, और नंगे लोगों के कपड़े नहीं उतरते। आप सही कह रहे हैं डैड, ये तो बचपन से ही ओछी हरकत करते आए हैं, हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाया सबके सामने इन्होंने। लेकिन सच कहो भैया, तो आप किसी जोकर से कम नहीं हो। तू तमीज की बातें कर रहा है, तेरी तमीज तो मैं निकालूंगा, वो भी सबके सामने। जोकर बोला ना तूने मुझे, याद रखना, जोकर रंग भी बदलता है और जोकर जमाना भी बदलता है, और तो और तुम्हें क्या लगता है, या कोई शोले की शूटिंग चल रही है क्या, कि तुम कोड़े बरसाओगे मैं चुपचाप निकल जाऊंगा? आलोक, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा हो। ये मेरा दामाद है, और मेरे दामाद से बात करने के लिए पहले 10 बार सोचना। अब तुम यहाँ इस पार्टी से जाओ ताकि हम अपनी पार्टी का एंजॉय कर सकें, और हमारे गेस्ट के सामने ये अपनी सर्कस जैसी हरकतें करके हमें शर्मिंदा मत करो। शर्म? तुम जैसे लोगों को शर्म भी आती है? तुम लोग एक नंबर के एहसान फरामोश हो। जब तुम लोगों को पता चलेगा ना कि तुम लोगों की औकात एक सुई खरीदने की भी नहीं है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। जिस तरह जोंक पर नमक लगते ही वो तड़प कर मर जाता है ना, वैसे ही तुम सब ऐसे ही तड़प तड़प के मरोगे। ये देखो, ये हैं वो लोग जो सोचते हैं कि इनका यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ये एक नंबर के भिखारी जाहिल आदमी, इनके पास एक वक्त का खाना नहीं है, और ये हमें यहाँ शर्मिंदा करने आए हैं। इनका बस चले तो इस पार्टी से खाना चुरा कर लेके चले जाएं। इनके लिए फ्री का खाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और जरा इनके कपड़े तो देखो, ऐसा लगता है किसी चोर बाजार से उठा कर लेकर आए हैं। अरे तुम एक काम करो, हमारे पास कुछ वेस्टेज पड़ा होगा ना सामान, इनको ला कर दे दो। इनका कल तक का खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। आप सही कह रहे हैं डैड, इनको जितनी जल्दी ऐसा रफा दफा करेंगे ना, उतनी जल्दी हम एंजॉय करेंगे इस पार्टी को। They're all just wasting our precious time, Dad. तुम्हारी ये फैमिली पार्टी अटेंड करने के लायक नहीं है। ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तुम हमारी कैटेगरी में नहीं आ सकते। और ये जो मैनर्स होती है ना, ये किसी दुकान में बिकती नहीं है, इसे सीखना पड़ता है। हाँ, फिर भी मैं तुम पर एक एहसान करूंगा, तुम्हें खाना खाने दूंगा। फटाफट खाना खाओ और यहाँ से चलते बनो। एक छोटी सी सजेशन तुम्हें दे ही सकती हूँ, तुम लोग ना जमीन पे बैठ के खाना मत खाना, क्योंकि ये तुम्हारे गांव का पत्तल का प्लेट नहीं, हमारे यहाँ के एक्सपेंसिव प्लेट्स हैं, उनमें स्क्रैच आ जाएंगे। लो ना, क्या हो गया? खाओ ना खाना। नहीं खाना? Enjoy the food, guys. विनोद जी, वैसे तो हम आपको ना सिर्फ बधाई देने आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको बता देते हैं आपके दामाद की करतूतें हैं, जिसे ये ना अपनी भाभी, इनफैक्ट अपनी भाभी माँ के समान समझता था ना, ये उसे बेचने की कोशिश कर रहा था, अपनी भतीजी को बेचने की कोशिश कर रहा था। और क्या बड़ी बात है कि कल को आपके बेटी को भी बेच दे। विनोद जी,
ये इंसान आस्तीन का सांप है। और याद रखना रोहन, जो बोगे वही काटोगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। हाँ भाई, तुमने तो बहुत अच्छा बोया था, तो फिर तुम्हारा ये हाल क्यों है? भाई तुम्हारे देवर को लगा कि उसकी भाभी इतने सालों से तन्हा अकेली रह रही है, ना उसे पैसों का सुख ना शरीर का। तो इसीलिए तुम्हारे देवर ने तुम्हारे लिए कई जुगाड़ किए। भाई उसके बदले में उसको तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम उसके ऊपर बजाय थैंक यू बोलने के इल्जाम लगा रही। सही कहा विनोद, 10 साल से इसका पति नहीं आया। तुम तो बहुत अकेली हो गई होगी ना। ऐसे में बंजर जमीन पर पानी डालने का काम किया है। हमने सुना है कि जब औरतें अकेली होती है तब विनोद, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर अशोक पांडे खुद हमारी पार्टी में आ रहे हैं। हाँ, मुझे उनका खुद फोन आया था। सच में पापा, आप बहुत लकी हो। पहले तो चेयरमैन ने आपको प्रमोशन रेफर कर दिया, उसके बाद अब सीईओ आपके पार्टी में खुद आ रहे हैं। पापा जी के साथ अब मेरी तरक्की अब और भी तेजी से होगी। चेयरमैन सर का हाथ है हमारे ऊपर। अब आप सब लोग देखो कि मैं इस कंपनी को कहां से कहां तक लेके जाता हूं। एक्सक्यूज मी गाइस। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ भैया? हाँ, अब तो देख ली मेरी तरक्की। अभी यहाँ खड़े हो बेइज्जत होकर। अब तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से चले जा या पापा के पैर पड़ और नौकरी मांग। हो सकता है तुम पे रहम कर ले। और ये माँ बेटी ये तो अच्छे से झाड़ू लगा लेंगी। मेरा घर ना इतना बड़ा है कि इस आलोक को भी ना साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाके हफ्ते में 1 बार सफाई हो पाएगी। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। भैया भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अगर अम्मा और बाबूजी जिंदा होते ना आज, तो ये हरकत देख के ना वो मर जाते। अरे तुम जो मर्जी बोले जा रहे हो यार, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं तो क्या भौंकते रहोगे? चलो मैंने पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, तूने क्या किया है? अगर तेरी पोल खोल दी ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। दस साल तक गायब रहे तुम, ना अपनी बीवी से मिले ना अपनी बेटी से। अरे एक मजदूर भी अपनी जिम्मेदारियां समझता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है। कभी कोई सुख नहीं दे पाया तू भाभी को। तुम अगर लायक होते ना तो ना भाभी को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ता, ना अपना खून। आज मेरे पापा की वजह से तुम्हें ये पोजीशन मिली है। ये नौकरी, ये इज्जत सब मेरे पापा की वजह से। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे ससुर जी का भी प्रमोशन मेरे पापा की वजह से हुआ है, समझे? अरे बस, एक ही बात बार बार बोलते रहती है तू। सिर्फ एडमिशन के पैसे दिए थे तुम्हारे बाप ने मुझे, बाकी मैं आज जो भी हूं ना अपनी मेहनत से हूं। पापा, जरा रोहन चाचू को इनकी औकात बताना। इनको इनकी करतूतों की सजा मिलनी ही चाहिए। अदिति तुम सही कह रही हो। ये हंटर मैं इसीलिए लाया हूँ कि ताकि मैं इसे सजा दे सकूं। तुमने अम्मा, बाबूजी और पूरे गांव का नाम खराब किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी रोहन। विनोद जी, आप इस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। आप इस कंपनी को ओन नहीं करते। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये कंपनी आपकी हो। क्या अशोक जी ऐसे ही डील करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ? अगर जरा भी अकल होती ना तो अशोक जी को सर कह के बुलाते आप। यही से तुम लोगों की जाहिलियत का पता चलता है। और अशोक जी को तुम कैसे जानते हो? कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। अगर तुम्हारा फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो ना तो निकलो यहाँ से। अभी तक तो मैं तुम्हारे बाबूजी की दोस्ती का लिहाज करके तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा था, और अगर तुम खुद ब खुद यहाँ से नहीं गए ना तो मुझे जबरदस्ती करनी आती है। जब तक मैं रोहन को उसके किए की सजा ना दे दूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि अशोक जी यहाँ आकर तुम्हें बचाएंगे? नहीं, वो खुद अपने बेटे की गलतियों का सजा भुगतने के लिए यहाँ आएंगे। तुम्हारे फेंकने की तो ना कोई सीमा ही नहीं है। अरे इन गरीबों के पास और है ही क्या, झूठी बातें बनाने के अलावा। सही कह रहे हो तुम रोहन। तुम लोगों को पता भी है, बड़े से बड़े, अमीर से अमीर लोग अशोक जी के सामने हाथ जोड़ के रहते हैं। रोहन जाओ, अशोक जी का वेलकम करो।
हो सकता है चेयरमैन से बात करके वो तुम्हारा प्रमोशन और बढ़ा दे। तुम सबको लगता है कि तुम सबकी प्रमोशन तुम्हारी मेहनत से मिला है? मतलब क्या तुम्हारा? मैंने सब अपनी मेहनत से ही सब हासिल किया है। तुमने तो अपनी आत्मा तक को ही बेच दिया है। अगर मेरे पास डिसीजन लेने का हक होता ना, तो तुम जैसे परिवार में पैदा ही नहीं होता। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें अपने अम्मा बाबूजी से भी शर्म आती है? हाँ, वो मर गए तो अच्छा हुआ। मैं तुमसे, इस परिवार से और उन दो मुर्दा लोगों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ता हूं। रोहन, रोहन चाचा, आपको इस गलती का बहुत पछतावा होगा। आपको एक दिन पता चलेगा कि आपने क्या खोया है। आपका घमंड ना आपको यहाँ तक ले तो आया है, और यही आपका पछतावा भी बनेगा। अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे से रिश्ता तोड़ दिया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि अशोक जी और चेयरमैन यहाँ पर आए, यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी इन जैसे नीच लोगों के साथ रहने का हमें कोई शौक नहीं है। कितनी बदतमीज है तू। तेरी औकात क्या है? ऐसे बात कर रही है? अनीता, ये परवरिश दी है तुमने अपनी बेटी को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये माँ और बेटी दोनों ही बदचलन है। इनको कोई तमीज ही नहीं है। इनका तो खून ही गंदा है। खबरदार! एक हाथ भी किसी ने अगर मेरी बेटी पर लगाया ना, लाशों की ढेर लगा दूंगा। यहाँ सबको मार डालूंगा। सर, चेयरमैन आलोक जी अंदर ही है। गार्ड्स, कहा हो तुम लोग? सुनाई नहीं देता क्या? निकालो इन तीनों को मारो और बाहर भागो यहां से। खबरदार! खबरदार अगर इनको किसी ने हाथ लगाया तो। नमस्ते सर, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपके यहाँ आने से हमारी पार्टी में 4 चांद लग गए। माफ करिए सर, इस गरीब जाहिल लोगों ने पूरा पार्टी का ही तमाशा बना दिया। सर, ये तो कह रहे कि आपको जानते हैं और आप इनकी इज्जत करते हैं। हाँ सर, हम इन जाहिल लोगों को यहाँ से भगाने ही वाले थे। इनकी बदतमीजी की कोई हद नहीं है। इनकी हिम्मत देखिए सर, झूठे धोखेबाज। इन्हें लगता है हम इनके झूठ पे विश्वास कर लेंगे। क्या हुआ? अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? यहाँ अब तुम्हारी झूठी बातें नहीं चलेगी। चलो हटो यहाँ से, भीख मंगे कहीं के। हमारा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। बेवकूफो, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये है पटालिया फाइनेंस ग्रुप के चेयरमैन। सर, आप इनकी चिंता मत करिए। मैं अभी के अभी इनको 10 लाख रुपए दूंगा। आपस इनको यहां से निकालिए। हम सबको इन जाहिलों की वजह से अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन सर आने ही वाले हैं। रोहन, मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी के बारे में बात कर रहा हूँ। सर, किसकी भाभी और किसका भाई मैं इनको नहीं जानता। मैंने इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। मैं अब इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं तो पटालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूँ। मैं इन कीड़े मकोड़ों के साथ रिश्ता नहीं रख सकता। ये मेरी शान के खिलाफ है। आलोक जी, आपका क्या कहना है? हाँ, इसने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। अब हम सेम लेवल में है ही नहीं। देखा सर, ये लोग हमारे लेवल पर कभी खड़े नहीं हो सकते। अब देखिए तुमको अपनी असली औकात। चुप! कहो शब्द अब नहीं। रोहन,
मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हें इनसे रिश्ता रखना है या नहीं? अवनी, यस सर। अभी के अभी विनोद की प्रमोशन पार्टी कैंसिल करो और इन दोनों को नौकरी से निकालो। मैं अभी सबको इन्फॉर्म करती हूँ और कागजात तैयार करती हूँ। और सुनो, इन दोनों को ब्लैक लिस्ट करो और इन दोनों को किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और कोई भी कंपनी अगर इन दोनों को नौकरी देती है तो पटालिया कंपनी का दुश्मन होगा। अब पता चलेगा इनको अपनी असली औकात। अशोक जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये एक देहाती मजदूर की वजह से आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। आपको तो पता है कितनी मेहनत से मैंने ये मुकाम हासिल किया था और मैं आपकी कंपनी का सबसे वफादार एम्प्लॉय हूँ। सर, आप उनकी बातों पे यकीन मत करिए, ये लोग तो सिर्फ पैसा कमाने को आए हैं। अरे इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। मैंने तो इनको पहले ही कहा था कि ये लोग गलत जगह आ गए। मैं इनको अभी रफा दफा करता हूँ। गार्ड्स! शर्म, अपने ही खून का खून करवाना चाहता है। तुम सब फटीचर इनके नौकर हो। इनकी वजह से तुम्हारी दाल रोटी चलती है, इनकी वजह से ही तुम्हें तनख्वाह मिलती है। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो दिहाड़ी मजदूर है, ये चेयरमैन नहीं हो सकता। आप समझिए मेरी बात को। बेवकूफ, गलतफहमी तुम्हें हुई है या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है? आलोक उपाध्याय ये हमारे चेयरमैन हैं। और तुम सबको हो क्या गया? और तुम में इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं है? और क्या हो, अगर ये गांव में पले बड़े हैं, क्या गांव के आदमी अपनी मेहनत के बलबूते बड़े नहीं बन सकते? तुम सब ने इनकी इज्जत उछाली है, नीचा दिखाया है। और तुम रोहन, तुमने अपनी माँ जैसी भाभी पर घटिया जुल्म किए और जिस भाई ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसका ऐसे एहसान चुकाओगे तुम? अभी के अभी सब लोग इनसे और इनके परिवार से माफी मांगो, वरना सब लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस जाहिल मजदूर के आगे झुकूंगा। मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। अब अगर एक शब्द और भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। सर प्लीज, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। ये आलोक और उसकी फैमिली पूरी की पूरी ब्लफ मास्टर है। ये यहाँ सिर्फ फ्री का खाना खाने को आए हैं। इनकी बातों पे तो यकीन ही मत करिए आप। ये तो आपको बेवकूफ बना रहे हैं सर। मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने बोला कि तुमने रिश्ता तोड़ दिया है। अब तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने बलबूते पर यहां पहुंचे हो? और विनोद, तुम आलोक जी के पिताजी के पुराने दोस्त हो, इसलिए तुम पर तरस खाकर आलोक जी ने तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें एक के बाद एक प्रमोशन दिया, यहां तक लाए सिर्फ अपने पिताजी की दोस्ती के खातिर। और उसी दोस्त के बेटे की बेइज्जती कर रहे हो। सर, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मैं दिन रात एक करके यहाँ पर पहुंचा। तुम्हारी मेहनत क्या है? चापलूसी करना, यही तुम्हारी मेहनत है। और रोहन, तुमने तो अपनी आईआईटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अरे तुम तो ग्रेजुएट तक नहीं हो और तुम जैसे नालायक को नौकरी कौन देगा? तुम्हारे भाई ने तुम पर तरस खाकर अपने परिवार से दूर रहकर ये कंपनी बनाई और सारे देश में घूम घूम कर अपने खून पसीने से एक कंपनी को खड़ा किया और तुमने ये सिला दिया और उसी की पत्नी और बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। और अपने ही रिश्ते का भला कोई खून कैसे कर सकता है? ये मेरा खून नहीं है, इसके खून से बू आती है। एक नंबर के बेशर्म और एहसान फरामोश हो तुम अपने भाई जैसे इंसान के कभी लायक ही नहीं थे। तुमने अपने भाई की इज्जत, प्यार और उसके एहसान को मिट्टी में मिला दिया है। तुम जैसा भाई किसी को भी ना मिले, किसी को भी नहीं।
गंदे नाली का कीड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो तुम। मैं नहीं, यह है गंदी नाली का कीड़ा, और इसकी बीवी और बेटी दोनों बदचलन है। जवान संभाल कर बात कर रोहन। तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ जैसी है। अरे क्या जादू किया इन्होंने आप पे? कहीं योगेश की जगह आप तो सेट नहीं हो गई है। भाभी की उम्र से तो मैच भी करते हो आप, इस चक्कर में तो मेहरबान नहीं हो गए उस पे आप। अपनी भाभी के ऊपर कोई ऐसे इल्जाम इंसान नहीं शैतान ही लगा सकता है। बस कीजिए अशोक सर, आप हमें ऐसे कंपनी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप इस कंपनी के सिर्फ सीईओ हैं, और कंपनी से किसे निकाला जाएगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, कंपनी के असली चेयरमैन करेंगे, और इस बहरूपिये का पर्दाफाश भी वही करेंगे। सही कहा पापा जी, चेयरमैन आने वाले हैं और वो खुद देखेंगे कि हम उनके कितने वफादार कर्मचारी हैं, और आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? देखो, ये सभी तुम्हारी तरह मैनेजर ही हैं, और ये सब मेरे अंडर आते हैं। मैं सीईओ हूं और ये सब मेरी अथॉरिटी के अंडर आते हैं। मेरी पोजीशन और तुम्हारी पोजीशन में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर आप इन जाहिल देहातियों का साथ क्यों दे रहे हैं सर? क्यों? अभी तुमने क्या कहा? जाहिल और देहाती? अब अगर एक शब्द भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आज के बाद तुम मेरे लिए आलोक जी के भाई नहीं हो। आलोक जी, मैं इनकी किसी भी घटिया हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी ये पोजीशन, ये रुतबा तुम्हारे भाई और भाभी की वजह से है। अरे तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने उनसे कोई कुर्बानी नहीं मांगी थी, ये सब इनकी चाल है। अरे वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप तो सीईओ है ना, वो सिर्फ एक आम इंसान है। शायद इन्होंने आपको ब्लैकमेल कर दिया है, या फिर उनके पास कोई ऐसा गंदा राज है जो आपको पता है। अरे तुम लोग इतने अनजान और बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अगर चेयरमैन सर को तुम्हारी असलियत पता होती ना, तुम्हें नौकरी क्या लात मार कर बाहर कर देते। आइए हरि प्रसाद जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं विनोद जी? बहुत बढ़िया। पहला भेंट हरि प्रसाद चौरसिया जी की तरफ से एक अद्भुत मधुबनी पेंटिंग, जो वफादारी का एक प्रतीक है। ये दूसरा भेंट बनारस की चमकीली सिल्क साड़ी, उस परिवार के लिए जो कंपनी की शान है। तीसरी भेंट 50 लाख की लग्जरी गाड़ी की चाबी, जो आपकी मेहनत का फल है। चौथी भेंट एक आलीशान बंगले की चाबी, जो आपके फ्यूचर का प्रतीक है। हरि प्रसाद जी, चेयरमैन सर की वफादारी का ऐसा इनाम सिर्फ आप ही ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। विनोद जी, रोहन जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और ये तो बस अभी शुरुआत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनोद जी को इस तरह से जलील करने की, उन्हें इस तरह से बेइज्जत करने की? मैं कौन हूं अशोक? मैं हेड क्वार्टर का मैनेजर हूं। कौन हूं? मैनेजर। हाँ, मेरे पास अथॉरिटी है तुम्हारे खिलाफ अभी के अभी एक्शन लेने की। ठीक, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है, समझे? अच्छा, तो तुम हेड क्वार्टर के मैनेजर हो, तो तुम चेयरमैन के साथ तो उठते बैठते होगे, उन्हें देखा भी होगा। हाँ, उच्च विचार है।
तू है कौन? और क्या अथॉरिटी है कि तू मुझसे ये पूछ सके और मुझसे सवाल पूछने की हैसियत है तेरी? ये तो एक बहरूपी है। और ये अशोक सर, ये तो इनकी चमचागिरी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पत्नी और इनकी बेटी, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती इतने बड़े सीईओ इन जैसों की साइड ले ही क्यों रहे हैं। ये सब झूठ है। ये हम दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका सच में इरादा तो ये है कि मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। और वैसे भी ये घर मेरे पति का है, इस चीज का डिसीजन वो लेंगे। विनोद जी, आप इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल मत सुनिए इनकी बातें। मैं हेडक्वार्टर से हूं और इन लोगों को मैं अपनी भाषा में जवाब दूंगा। अगर आप सच में हेडक्वार्टर से हैं, आप अपनी जबान और अपनी एक्शन को काबू में रखें। अरे भाई, तुम हो कौन और तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? तुम्हें पता भी है मेरे पिता कौन है? तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूं? मैं हेडक्वार्टर का मैनेजर हूं। सुनो, तुम बस मेरे साथ एक रात सो जाओ, बस एक रात। तुम्हारे पिता को नौकरी मैं दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा। नहीं आलोक, आपने सही कहा हरिप्रसाद सर। अदिति, तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी है, फायदा उठा लो। हाँ दीदी, तुम्हारी माँ तो पहले ही, और अब तुम भी कर लो, क्या जाता है। हाँ, एक रात की तो बात है दीदी, क्या ही पता चले, क्या पता तुम्हारी किस्मत ही पलट जाए। बस करो। एक शब्द और किसी ने बोला ना तो तुम सबकी। क्या हरिप्रसाद बैंक्वेट हॉल में है और वो चेयरमैन सर की इंसल्ट कर रहा है? मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ। मैं जानती हूँ उस हरिप्रसाद को, ये पहली बार नहीं है। उसने कंपनी की महिला कर्मचारियों के साथ कितनी बार बदतमीजी की है, कितनी सारी सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट आ चुकी है उसके खिलाफ। मैं भी आती हूँ। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी से बैंक्वेट हॉल पहुंचना है। तुझसे मैं अभी निपटता हूं। तू इधर आ। तू बड़ा हिटलर बना घूम रहा है ना? हैं? बिल्कुल सही किया हरिप्रसाद जी, ये नालायक किसी के लायक था, बहुत उछल रहा था ये। देख लिया अशोक, ये होती है असली पावर। बहुत अच्छा किया, हमारी बेइज्जती का बदला लिया है हरिप्रसाद जी ने। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। अब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। क्या हो गया भाई? तेरा रक्षक तो गिर गया, अब क्या करेगा तू? कहाँ गई तेरी बहादुरी? बोलो आलोक, अब तुम क्या करोगे? देख लिया ना तुमने कि असली पावर किसके पास है। आलोक, अब मैं तुमसे कितनी बार अपनी बेटी को मेरे बिस्तर पर भेज दो, तुम्हारी नौकरी मैं लगवा कर दूंगा। बस जबान संभाल के, वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगा। रुकिए पापा, इसको जवाब नहीं देते आप। तेरी अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ के जेब में घुसा दूंगा। इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा ना कि तुम सोच में पड़ जाओगे, मैं पैदा हुआ ही क्यों। ओए देहाती, जरा हीरो मत बन, तेरा अशोक तो गिर चुका है, तेरा क्या होगा? सही कहा। और इसकी बेटी को मेरे सामने नंगा कर और बोल कि मेरे सामने नंगा नाचे।
तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या तुमको इतना सा पावर मिलने के बाद तुमको लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? चाहे गवार हो तुम सब, तुम सबको ना जिंदा जला दूंगा मैं अब तक चुप था, अब दिखाऊंगा तुम सबको कि असली पावर क्या होती है। तुम लोगों का मुर्दों से भी बुरा हाल करूंगा। तुम लोगों को अब वो मिलेगा जिसके तुम असली हकदार। जी सर, सिक्योरिटी बैकअप भी आ रहा है, आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए। जल्दी भेजो। मुझे जो डर था हरिप्रसाद का वही हुआ। उसने तो आलोक जी के फैमिली को भी नहीं छोड़ा। हेलो, मैं मीरा बोल रही हूँ। मुझे तुरंत सिक्योरिटी बैकअप चाहिए पटालिया फाइनेंशियल ग्रुप के बैंक्वेट हॉल में, अभी के अभी। क्या हुआ आलोक? तुमने अभी अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाया ना? तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी, है ना? पर असल में उसे भी पता है कि तू कितना बड़ा जोकर है। सही कहा आपने हरिप्रसाद सर, ये तो बस एक्टिंग कर रहा है। चेयरमैन के सेक्रेटरी को फोन करने का नाटक कर रहा है। ये धमकी दे रहा है। क्या एक्टर है यार, हैं? चल आलोक, तुझे जिसे भी बुलाना है तू बुला, हाँ? उसको जल्दी से जल्दी बुला, क्योंकि अगर वो नहीं आया ना तो तेरी खाल मैं खींचूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। माफी मांग मेरी बीवी और मेरी बेटी से, वरना इसके जो नतीजे होंगे ना उसके लिए तुम सब तैयार रहना। अबे तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें कौन बचाएगा? ना तेरे बस पावर है ना अथॉरिटी। अबे तेरा रक्षक तो जमीन पे पड़ा है। अरे अब तो नाटक बंद करो, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। सही कहा रोहन। आलोक, अब तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है, हाँ? तुम्हारी बेटी अब मेरी हुई। खबरदार, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें धमकी देने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मेरे पति को हाथ लगाने की? तुम उसे मारना चाहते हो? ये तो सजा की शुरुआत है। बस करो। तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही असली चेयरमैन है। माफी मांग लो इनसे, वरना तुम सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वाह, अरे वाह, हमारे सीईओ साहब तो उठ खड़े हुए, हाँ? सुन आलोक, अब तेरी बेटी को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा और मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे कौन रोकेगा। हरिप्रसाद, हरिप्रसाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अशोक सर और आलोक सर पर हाथ उठाने की? ये लोग तो सच में आलोक के लिए आया ऐसा लगता है। मैंने सोचा था कि वो बस नाटक कर रहा है। मीरा मैम चेयरमैन सर की सेक्रेटरी है, ये क्या कर रही है? और यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? मैं तो हेड ऑफिस की तरफ से विनोद जी को बधाई देने आया था यहाँ पर, बस। तुम होते कौन हो हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट करने वाले? तुम्हारी इतनी गंदी सोच है, इतने गंदे इरादे हैं और हेडक्वार्टर का नाम ले रहे हो तुम। समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैम, आप ही आए तो चेयरमैन सर भी यही कहीं होंगे। बताइए ना, कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। तुमसे बड़ा बेवकूफ और मूर्ख इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। वो यही है। सुना तुमने क्या करी मीरा मैम? असली चेयरमैन सर आ गए, यही कहीं है। हमारा वक्त खत्म हो गया बहरूपिया। सही कहा रोहन,
मैं भी बहुत खुश हूँ। मीरा है। मीरा मैम, आपने तो कहा चेयरमैन सर यहीं पे है। बताइए ना मैम कहाँ पे है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। वो तुम्हें कैसे दिखेंगे? तुम्हारे आंखों पर लालच की जो पट्टी बंधी पड़ी है वो यहाँ घंटों से खड़े हैं। नहीं, ये नहीं मैम, ये चेयरमैन कैसे हो सकते हैं? ये तो एक देहाती जाहिल है। नमस्ते सर, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे आने में देर हो गई। क्या ये सच है? यही चेयरमैन सर? मैम, आपसे ना कुछ गलतफहमी हुई है। क्या आप मजाक करिए ना हमारे साथ? ये चेयरमैन कैसे हो सकता है? मुझे गलत फहमी हुई है, मैं मजाक कर रही हूँ। मैम शट अप! अब एक और शब्द नहीं। तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तुमने हमारे चेयरमैन सर को, उनकी बेटी और उनकी पत्नी को गलत नजरों से देखा। उनके बारे में तुमने इतनी गंदी सोच रखी। अपना गंदा कैरेक्टर तुमने यहाँ भी नहीं छोड़ा। सर बताइए मैं इसके साथ क्या करूँ? इसने जो किया है इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सर मैं आपको नहीं पहचान पाया कि आप ही चेयरमैन है सर। बहुत देर हो गई हरिप्रसाद। जो तुमने किया है आज, उसके लिए माफी नहीं, उसके लिए सिर्फ सजा मिलेगी। तुम्हारी नौकरी आज से गई। क्या? मीरा, पुलिस को बुलाओ, इसे अरेस्ट कराओ, उसको नौकरी से निकालो। जी सर। गार्ड्स, इसे ले जाओ। सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर मेरे दो छोटे छोटे बच्चे। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। अब तुम तीनों की बारी। ये नहीं हो सकता। अरे ये तो एक घटिया मामूली सा एक वर्कर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस चेयरमैन सर ने तुम्हारे पति को औकात से बढ़कर प्रमोशन दिया, उन्हीं को जलील कर रही हो। रोहन, वो तुम्हारा भाई था और तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की। हालात मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं सका। थोड़ी देर पहले तो आप मुझे नौकरी दे रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे। क्या नहीं बोला? आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। आलोक हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विनोद जी तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, इन्हें माफ कर दो। हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हम पे रहम कीजिए। हमने जो कुछ भी किया हम उसके लिए आपसे माफी मांगते, आपके पूरे परिवार से माफी मांगते। रहम? वो रहम कहाँ था जब तुम सब मिलके मेरी बीवी और मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे थे? बस, अब मैं तुम्हें एक और बार भी मारने नहीं दूंगा। तुम हो कौन? तुम बड़े हो तो क्या तुम सबको मारोगे? मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं और तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी का मैं दोस्त हूं। दोस्त? ऐसे होते हैं दोस्त जो इतनी बेइज्जती करते हैं अपनी सामने की? देखो आलोक, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्तेदार? अभी थोड़ी देर पहले तो हमसे आपको घिन आ रही थी,
थोड़ा पैसा और पावर क्या दिख गया तो अब हम रिश्तेदार बन गए। वाह। सर, मिनिस्टर राजेश सिंह का फोन है। जी मिनिस्टर साहब, हम बिल्कुल तैयार हैं। आइए बैंक्वेट हॉल और डील फाइनल करते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ज्योति, पटालिया फाइनेंशियल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर आलोक ने पीपरी गांव में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। वहाँ की सड़कें, रास्ते, एवरीथिंग। वाह मिनिस्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ हाँ, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम जाओ और उनको धन्यवाद बोलो। वो इस वक्त तुम्हारे पिताजी के प्रमोशन पार्टी में ही है। जी सर, मैं अभी वहीं के लिए निकलने वाली थी। जी। तो क्या हो गया, तुमने हमें नौकरी से निकाल दिया? मेरी बेटी ज्योति मिनिस्टर राजेश सिंह के साथ में काम करती है। देखना, एक ही झटके में वो तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट बंद करवा देगी। मेरी बेटी जब यहाँ आएगी ना, तो तुम्हारी सारी ताकत, सारी पोजीशन धरी की धरी रह जाएगी। मीरा की पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, वो मेरे लिए काम करती है। और जहां तक तुम्हारी बेटी की बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मंत्री हो या एमपी हो, उसे आने दो, मैं भी देखता हूँ वो क्या कर सकती है। अबे उससे टक्कर नहीं दे सकते तुम। देखो, सारे देखो, ये है वो आदमी जिसने अपने स्वर्गीय पिताजी की उम्र के बराबर के आदमी के ऊपर हाथ उठाया। क्या यही तुम्हारी संस्कृति है आलोक? क्या यही तुम्हारी परवरिश है? देखो आलोक, ये पिपरी के लोग भी तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें कोई नहीं चाहता है। ज्योति हमारी बेटी है और उसके पास तुम्हारे से ज्यादा पावर है। जब वो यहाँ आएगी ना, तो वो तुम्हें देख लेगी। हाँ, मैं बैंकेट हॉल ही जा रही हूँ। राजेश सर ने कहा है कि मैं चेयरमैन सर से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूँ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बेटी आएगी और तुम्हारी मदद करेगी, ठीक है, देखते हैं वो क्या कर सकती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कोई किसी को ऐसे कैसे मार सकता है? माफी मांगो विनोद जी और रोहन से, तुम बड़े होके छोटे को मारते हो। पापा, ये लोग आपके लायक ही नहीं है। इन लोग से सारी इन्वेस्टमेंट ले लो। इन लोगों को पिपरी गांव में कुछ नहीं मिलना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। मीरा, सारे प्रोजेक्ट्स पे स्टे ऑर्डर लगा दो, और जिन लोगों ने मेरी बीवी और मेरे बच्चे की बेइज्जती की है, उन सबको नौकरी से निकालो और जेल भेजो। बुलाओ अपनी बेटी को, देखता हूं कौन है यहाँ जो मुझे चैलेंज दे सकता है। ज्योति दीदी सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट साइन करती है, उनके बिना आलोक एक भी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं कर सकता। ये तो नाटक कर रहा है। आलोक, तुम इतने बड़े रिस्क नहीं लोगे। तुम्हें अगर हमें नौकरी से निकालना है तो निकाल दो, लेकिन फिर सारे प्रोजेक्ट्स का नुकसान तुम खुद भरोगे। तुम गलत हो डियर। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा और पावर ही सब कुछ है। मेरा मानना यह है कि पैसा और पावर तभी अच्छा लगता है जब उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। ये नुकसान नहीं, ये तो सफाई है। इससे तो मुझे साफ साफ पता चला कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। मीरा, किस चीज का इंतजार कर रही हो? मेरे ऑर्डर्स को अभी के अभी आगे बढ़ाओ। जी सर। हेलो मीरा जी, बोलिए। ध्यान से मेरी बात सुनो। पटालिया फाइनेंस ग्रुप ने पिपरही गांव में सारे किए हुए इन्वेस्टमेंट को रद्द कर दिए। क्या? जो तुमने सुना वही सच है। जी जी, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड ना सर। हाँ ज्योति। सर, सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया उन्होंने। सब कुछ खत्म हो गया सर। क्या? सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? ज्योति, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन के कारण, और ये तुम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? ड्राइवर, गाड़ी निकालो, हमें तुरंत बैंक्वेट हॉल जाना है। मुझे ज्योति और उसके परिवार पर कोई भरोसा नहीं है। इतना बड़ा नुकसान मैं नहीं झेल सकता। पहले तो मैं सिर्फ रोहन को सबक सिखाना चाहता था, अब तुम सबको सबक सिखाऊंगा। तुम सबको अपनी कर्मों की सजा मिलेगी।
तेरे पास है ही क्या खोखली धमकियों के अलावा? खोखली धमकी नहीं है रोहन, आज से तुम सबको अपने गलत कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। चेयरमैन सर प्लीज आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट वापस मत लीजिए। सर मैं जानता हूँ विनोद और उसकी फैमिली ने आपको बहुत परेशान किया है। सर मैं खुद अभी बैंक्वेट हॉल जा रहा हूँ और सारे मसले को सुलझा दूंगा। मैंने पिपरी गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे परिवार की बेइज्जती। बहुत हो गया बस। मीरा, गार्ड्स को बोलो रोहन को घर लेकर जाए और उसे अम्मा बाबा की फोटो के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। गार्ड्स ले जाओ इसे। वही रुक जाओ, कोई आदमी हाथ मत लगाना मुझे। रुको रुको, ये सब क्या चल रहा है? ज्योति देखना बेटा, इस आलोक ने क्या किया, हम सबको नौकरी से निकाल दिया। ज्योति दीदी हमें प्लीज बचा लो, ये हमें परेशान कर रहा है। ये हमारी एक भी बात नहीं सुन रहा है, हमें जलील कर रहा है। ओह, तो इसी देहाती के लिए मिनिस्टर जी ने मुझे चिल्लाया। मैं इसे अभी इसकी औकात दिखाती हूँ। पहले आप पूरी बात समझ लीजिए ज्योति जी, उसके बाद कुछ बोलिए। तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम तो बस इसकी चमचागिरी कर रही हो, शायद इसका बिस्तर गर्म करती होगी, इसीलिए इसकी चापलूसी कर रही हो। देखा नहीं था, मैंने कहा था ना, तुम्हारा पति तुमसे 10 साल दूर क्यों रहा। ये देख लो, यही है वजह। मुझे असली चेयरमैन से बात करनी है, इस बहरूपिये से नहीं। ज्योति, तुम चेयरमैन साहब से बात क्यों करना? पापा, वो पिपरी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं। मिनिस्टर राजेश सिंह सर ने मुझे खुद उनसे मिलने को कहा है। ज्योति, ये आलोक ही असली चेयरमैन है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। मेरी नौकरी चली जाएगी। हम सब बर्बाद हो गए। ज्योति दीदी, इसने हमारा सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए। ये क्या कर दिया तुमने? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही असली चेयरमैन हूँ। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें? तुमने पिपारी की सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा पैसा, मेरी कंपनी, मैं जो भी चाहूँ वो करूंगा। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। ज्योति, ये आलोक ही असली चेयरमैन है। हमें भी पहले विश्वास नहीं हुआ था। असली चेयरमैन है तो क्या हुआ? पिपारी के तुम सारे इन्वेस्टमेंट कैसे विड्रॉ कर सकते हो? तुमको पता है गांव वालों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। फिर तुम कौन होती हो मुझे ऐसे बताने वाली? तुम्हें अपने परिवार से पूछना चाहिए। इन्होंने मेरी कंपनी को बंद करने की धमकी दी थी तुम्हारे पावर के थ्रू, और वो भी तुम्हारा नाम लेकर। तुम सब पागल हो गए हो। तुम लोगों ने ये क्या किया? अगर तुमने ये इन्वेस्टमेंट वापस नहीं किया, इस गांव के लोग तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे। चुप चुप, एकदम चुप। क्या करे सर आप? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है। तुम्हें एमपी की पोजीशन से और पार्टी से, दोनों जगह से निकाल दिया है। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर प्लीज सर। चेयरमैन सर प्लीज सर, कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे गांव को सजा मत दीजिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मत लीजिए। आलोक, इन बेवकूफों की वजह से ना हमें अपना गुस्सा ना गांव वालों के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। हाँ पापा, अब इन लोगों की वजह से पिपरी गांव को मत छोड़िए।
सिर्फ तुम दोनों कहती हो तो ठीक है। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दो प्लीज। राज, रोहन को घर लेकर जाओ, उसे तब तक माफी मंगवाओ जब तक वो बेहोश ना हो जाए अम्मा और बाबूजी की तस्वीर के सामने। और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, ना मुझे और ना इस गांव को। नहीं नहीं भैया प्लीज, मुझे माफ कर दो भैया। भैया मुझे माफ कर दो भैया। भैया प्लीज निकल जाओ यहाँ से। पापा आप कितने कूल हो। तुम दोनों को ना बहुत कुछ सहना पड़ा मेरे एब्सेंस में, और अब दुनिया की सारी खुशियां तुम दोनों के कदमों में।